Hello dear students, welcome to your science class. Today we are going to do our last chapter and the chapter is pollution of air and water. पानी और वायु का प्रदूषण. हमें पता है कि हम आज के टाइम पे सुनते हैं कि एयर की जो क्वालिटी है, वाटर की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, लो होती जा रही है. हम पहले के टाइम पे जो हमारे एल्डर्स थे वो आज भी कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो बहुत ही क्लीन वाटर था और फ्रेश एयर थी. बट आज के टाइम में जैसे जैसे फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी वजह से वाटर और एयर जो है वो उनकी क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है. तो अगर ऐसे ही चलता रहा, ये क्वालिटी ऐसे ही डिक्रीज होती रही तो क्या होगा, जो क्लीन एयर है और फ्रेश वाटर है वो बिल्कुल भी अवेलेबल आने वाली जनरेशंस के लिए नहीं रहेगा. तो आज का हमारा टॉपिक है एयर एंड वाटर पोल्यूशन. हम इनके बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि एयर एंड वाटर पोल्यूशन क्या होता है. आज की इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन, देयर कॉजेज, देयर रिजल्ट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर लाइव्स. So let's get started. Our first topic is air pollution. एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है? एयर क्या है? एयर हमें पता है कि एक कंपाउंड ऑफ गैसेस है. ओके, तो हमारे लिए एयर बहुत ही नेसेसरी है. हम विदाउट फूड के कुछ डेज लीव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एयर वी कांट स्पेंड इवन अ मिनट और इवन 5 मिनट्स के आसपास भी हम अगर एयर के बिना रहें तो क्या होगा, हमारी डेथ हो सकती है. तो इसी वजह से हम कुछ टाइम के लिए बिना फूड के सरवाइव कर सकते हैं, बिना एयर के सरवाइव हम नहीं कर सकते. तो अगर हम एयर की कंपोजिशन की बात करें तो इसका हमें पता है एयर क्या है, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. A mixture of gases is called air. इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? 78% होती है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, रेस्ट 1% जो है उसमें कार्बन, मीथेन, ओजोन, ऑर्गन एंड वाटर वेपर. और कुछ गैसेस और भी होती हैं. तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, एयर का कॉम्पोजिशन बनता है. अब जब इस कॉम्पोजिशन में कुछ अनवांटेड कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस ऐड होते हैं जो एयर को कंटेमिनेट करते हैं, उसको पोल्यूट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स. एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो एयर को पोल्यूट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. ये सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ गैसेस हो सकती हैं, स्मोक हो सकता है, ऐश हो सकती है, कुछ डर्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं. ये सब क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स. एयर पोल्यूट कैसे होती है, ये सब्सटेंसेस एयर में कैसे आते हैं और कैसे एयर को पोल्यूट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. एयर पोल्यूटेंट्स जो एयर को पोल्यूट करते हैं, ये सब्सटेंसेस ह्यूमन एक्टिविटी से भी एयर में आ सकते हैं और नेचुरल एक्टिविटी से भी. नेचुरल रिसोर्सेज के अगर नेचुरल रीजंस की अगर हम बात करें तो जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, जंगल फायर होती है, तो उसमें क्या होता है, अ लॉट ऑफ स्मोक इज जनरेटेड, डस्ट पार्टिकल्स भी जनरेट होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो एयर में मिक्स होकर उसको पोल्यूट करते हैं और उसी वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. और अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है, जैसे कोई क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद में जो रेसिड्यू बचता है उसको हम बर्न करते हैं, उसकी वजह से स्मोक जनरेट होता है. उसमें स्मोक में क्या होता है, गैसेस होती है जो एयर को पोल्यूट करती है. इसी तरह से हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, फ्यूल का कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता है, ऑटोमोबाइल्स का हम यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है,
और ये एयर पोल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं। तो एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। क्या इफेक्ट करेगा वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को पे अटैक करेगा और उसे डैमेज करेगा, हमारे लिए रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करेगा। इसी के साथ लिविंग के साथ साथ ये नॉन लिविंग पे भी अटैक करता है, नॉन लिविंग को भी ये हार्म करता है। अब हम जानते हैं कि एयर पोल्यूशन के या एयर पोल्यूटेंट्स के रीजन क्या है। एयर पोल्यूशन के रीजंस जो है, सबसे पहला है फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज से जो स्मोक आता है वो एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि फैक्ट्रीज में क्या होता है, बर्निंग होती है, काफी प्रोसेसेस होते हैं और वहां पर चिमनीज इंस्टॉल होती है। तो बर्निंग के बाद में जो स्मोक होगा वो उन चिमनीज के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। अब उस स्मोक में क्या है, वो स्मोक ही तो है, वो कैसे एयर को कंटेमिनेट करेगा या कैसे एयर को पोल्यूट करेगा। तो उस स्मोक में कुछ गैसेस होंगी और डस्ट पार्टिकल्स होंगे। ये डस्ट पार्टिकल और गैसेस क्या करेंगे, एयर में सस्पेंड हो जाएंगे, मतलब एयर में काफी टाइम तक रहते हैं वो और एयर को पोल्यूट करते हैं। इसी तरह से अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स में जब फ्यूल का कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो भी स्मोक रिलीज करते हैं। उस स्मोक में क्या होता है, कुछ गैसेस होती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैसेस होती है वो भी एनवायरनमेंट को हार्म कोज करती है, एयर पोल्यूशन को जनरेट करती है। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस है जो कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करती है, जो कि डेथ को लीड कर सकती है। ओके, इसके अलावा अगर हम अदर रीजंस की बात करें तो सेकेंड रीजन है स्मोक। स्मोक नहीं है, स्मोक। स्मोक क्या होता है, ये स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बनता है। विंटर्स में आपने देखा होगा कि आपको एक स्मोक जैसी लेयर दिखाई आसपास अपने दिखाई देती है। उससे क्या होता है, आईज में भी इचिंग होती है, हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज होती है, एनवायरनमेंट क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, स्मोक की वजह से। विंटर्स में ये स्मोक क्या करता है, स्मोक कहाँ से आया, व्हीकल से आया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से स्मोक आया। इस स्मोक में क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सपोज की है उस स्मोक में। तो वो जब फॉग से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, स्मोक बनाएगा जो कि एयर को पोल्यूट करेगा। इसी तरह से थर्ड रीजन है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन का बहुत ही बड़ा रीजन है। इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती है उनसे क्या होता है, उनमें गैशियस पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पोल्यूटेंट्स जब रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एसिड रेन को कोज करते हैं। जब ये पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं तो इनकी वजह से भी एयर में पोल्यूशन होता है, और जब एयर में पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, इनकी वजह से रेस्पिरेटरी जो डिजीज है वो कोज होती है, और जो ह्यूमन की लंग सिस्टम है, लंग जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो सकते हैं। किसकी वजह से, इंडस्ट्रियल इफेक्ट की वजह से, इन गैसेस की वजह से। इसके अलावा फोर्थ रीजन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स में एज ए कूलेंट यूज किया जाता है, एज ए कूलेंट यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये कैसे हमारे एयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म कोज करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, ये ओजोन लेयर पे अटैक करते हैं। हमें पता है हमारी अर्थ के बाहर कुछ किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर क्या है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, जब अर्थ से ये CFC के पार्टिकल्स रिलीज होंगे, CFC रिलीज होगी तो क्या होगी, ये
ओजोन लेयर पे अटैक करेगी। ओजोन लेयर क्या करती है, हमें सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब इसने ओजोन लेयर पे अटैक किया तो क्या होगा, इसमें डिप्लीशन होगा, इट मींस इसमें होल होगा और जो सन रेज है वो डायरेक्ट हम तक पहुंचेगी और हमें स्किन डिजीजेस कॉज करेगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, ओजोन लेयर पे अटैक करते हैं, ओजोन होल क्रिएट करते हैं या फिर ओजोन लेयर की डिप्लीशन को कॉज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स भी एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, ऑटोमोबाइल्स का नंबर बहुत ज्यादा है। छोटे से डिस्टेंस पे जाने के लिए भी लोग व्हीकल का यूज करते हैं, बाय वॉकिंग जाने की बजाय, वॉकिंग करने की बजाय व्हीकल्स का यूज किया जाता है, जो कि पोल्यूशन को कॉज करता है। पोल्यूशन कॉज क्यों होता है, क्योंकि जो उनमें फ्यूल यूज हो रहा है जैसे डीजल और पेट्रोल, वो क्या करते हैं, उनका कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता है, जिनकी वजह से उसमें से स्मोक रिलीज होता है, उनमें से 10 पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि एयर में कुछ टाइम तक सस्पेंडेड रहते हैं। जब वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं तो इट मीन्स क्या कर रहे हैं, वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। इसी के साथ में जब हम उस एयर को इनहेल करते हैं तो वो टाइनी पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, जैसे अस्थमा हो गया, लंग डिजीज हो गई, तो वो किसकी वजह से है, एयर पोल्यूशन की वजह से। ऐसे ही कुछ जैसे पावर प्लांट्स में हम बात करें तो हम कोल को बर्न करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से ऐश रिलीज होती है और ऐश क्या करती है, एयर पोल्यूशन को कॉज करती है। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं कि इनका इफेक्ट क्या पड़ता है। एयर पोल्यूशन तो हो गया, कहीं ना कहीं वो लिविंग्स पे भी अपना हार्मफुल इफेक्ट छोड़ते हैं और नॉन लिविंग पे भी। तो लिविंग पे तो हमने देख लिया कि हमारे को डिजीज होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज मेनली कॉज करेगा, लंग डिजीज कॉज करेगा, लेकिन नॉन लिविंग स्पेस का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन का लिविंग्स पे तो हमने देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक हो रहा है, लंग डिजीज हो रही है, अस्थमा हो रहा है, लेकिन नॉन लिविंग पे कैसे ये इफेक्ट करेगा। तो नॉन लिविंग पे हमने देखा है कि हमने सुना है कि ताजमहल जो है, जो हमारा मॉन्यूमेंट है बहुत ही फेमस, उसका कलर पहले बहुत ही व्हाइट मार्बल था उसका, लेकिन आज के टाइम पे वो मार्बल येलो हो गया है। उसका रीजन है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या, एसिड रेन जो है वो मार्बल के कलर का येलो पड़ने का बहुत ही बड़ा मेजर रीजन है। क्यों है, एसिड रेन होती क्या है, एसिड रेन जब पोल्यूटेंट्स, हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में जहां भी एयर है, सब जगह एयर है, तो उसमें हर जगह क्या है, पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि हर जगह एक्टिविटीज होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, फैक्ट्रीज है, व्हीकल्स है, सब जगह है, तो सब जगह पोल्यूटेंट्स एयर में प्रेजेंट है। तो मेनली कौन से पोल्यूटेंट्स है जो एसिड रेन को कॉज करते हैं, दीज आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि एसिड रेन को कॉज करते हैं। कैसे करते हैं, ये एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, इंडस्ट्रीज की वजह से रिलीज होते हैं और एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब भी बारिश आती है, रेन आती है, तो ये पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, रेन वाटर के साथ में रिएक्ट करके, जब SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। और जब ये एसिड्स जो है, जब ये एसिड्स रेन वाटर के साथ में सरफेस तक आएंगे तो उस सरफेस को वो हार्म कोज करेंगे, इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। इसकी वजह से, इस एसिड रेन की वजह से ताजमहल का जो मार्बल है वो येलो पड़ गया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्बल कैंसर।
एसिड रेन कैसे हुई? इन पॉल्यूटेंट्स ने जब एयर रेन वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो एसिड्स की फॉर्मेशन की, और इन एसिड फॉर्मेशन की वजह से मार्बल का कलर येलो हुआ, जिसे हम कहते हैं मार्बल कैंसर। ओके, तो इसका रीजन क्या है? एसिड रेन का रीजन है इंडस्ट्रीज। आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में या आगरा के नियर बाय का जो एरिया है वहां पर काफी फैक्ट्रीज है, काफी इंडस्ट्रीज है, जैसे रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स है, मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है। तो उन सब में क्या होता है, वो सब क्या है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इनको अगर हम कम करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? हम वहां पर जो फ्यूल यूज करते हैं उन इंडस्ट्रीज में, उन रिफाइनरीज में, उनको उन फ्यूल्स को सीएनजी और एलपीजी से रिप्लेस कर देना चाहिए। इट मीन्स अगर हम वहां पर कोल का यूज कर रहे हैं तो हमें उसकी जगह पे सीएनजी या फिर एलपीजी का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोल का कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता है, लेकिन सीएनजी और एलपीजी में कंप्लीट कंबस्टन होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज नहीं होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में वी विल डिस्कस। ग्रीन हाउस इफेक्ट, वी नो कि जो सनरेज होती है वो अर्थ की सरफेस को वार्म करती है, उसे हीट देती है अर्थ की सरफेस को। तो क्या होता है इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि सन की जो रेज है, सपोज ये सन है और ये अर्थ की सरफेस है, सन से जो भी रेज आएगी वो अर्थ की सरफेस तक आएगी। ओके, तो अब इसमें से कुछ रेज तो अर्थ की सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ रेज जो है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। सपोज ये तो एब्जॉर्ब हो गई, इसको फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको भी फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, हमें पता है अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। ये एटमॉस्फेयर क्या करेगा, जो ये सन रेज वापस से रिफ्लेक्ट हुई है उनमें से कुछ को फिर से ट्रैप कर लेगा और कुछ वापस चली जाएंगी। सपोज ये यहीं पे ट्रैप हो गई इसके अंदर और ये वाली बाहर निकल गई। अब ये जो ट्रैप हुई है ये क्या करेगी, ये भी अर्थ को और वार्म करेगी और हीट देगी। तो इस तरह से अर्थ की सन की रेडिएशंस की ट्रैपिंग की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सन की रेज आई, इसमें क्या होता है, सन की रेज आती है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ को वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनको एटमॉस्फेयर में फिर से ट्रैपिंग करना इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ट्रैप करके उसको क्या करेंगे, अर्थ को हीट देंगे, अर्थ को वार्मथ देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये इफेक्ट कहाँ यूज होता है, इससे आप क्या करेंगे, इजीली इसको समझ पाएंगे। तो आपने देखा होगा नर्सरीज में इसका यूज होता है। नर्सरीज में क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर एक ग्रीन कलर की शीट से एक शेड बनाया होता है। वो क्यों होता है, वो प्लांट्स को अच्छी वार्मथ देने के लिए, अच्छी हीट देने के लिए बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि सपोज ये प्लांट है कोई, और ग्रीनरी में इनके ऊपर, नर्सरी में इनके ऊपर एक ग्रीन कलर के कपड़े से इसको कवर किया गया है। इसमें क्या होता है, सन रेज को आना अलाउड होता है, सन रेज इसके अंदर आ सकती है, लेकिन यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, इसी एनवायरमेंट में वो रेडिएशन ट्रैप हो जाएंगी और यहाँ पर हीट देगी, इनको वार्मथ देगी। वार्मथ से क्या होगा, इनको अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड होंगी ग्रो करने के लिए, और ये प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करेंगे। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ट्रैपिंग क्यों हुई,
रेडिएशन आ रही है, जा भी सकती थी, ये यहाँ पर क्यों रुकी? कौन है जो इनको रोक रहा है? तो जो गैसेस, हमें पता है एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस का एक ब्लैंकेट है। इट मीन्स ये ट्रैपिंग कौन कर रहा है? कुछ गैसेस कर रही है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस होती है जो कि इस ट्रैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वो गैसेस जो कि इस ट्रैपिंग को, इन रेडिएशन की ट्रैपिंग को कॉज करती है, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और इन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये 4 गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को करती है या इसको इम्पैक्ट में लाती है। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है CO2। क्यों? क्योंकि CO2 जो है ये एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज ज्यादा है। हमने कंपोजिशन में रीड किया है, इसका ऑलरेडी कंपोजिशन में इसका परसेंटेज ज्यादा है। प्लस आज के टाइम पे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं कि इसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, राइट? अगर इसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा? ये ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होगी, यहां से रेडिएशन वापस नहीं जा पाएगी, और रेडिएशन वापस नहीं जाएगी, ट्रैपिंग होती रहेगी, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा, और इसी टेम्परेचर इंक्रीजिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अर्थ की सरफेस के टेम्परेचर का इंक्रीज होना ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। किस वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस के नेम बताइए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इसको आप नोट कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये 4 ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो प्लास्टिक की बर्निंग है वो बढ़ रही है, ट्रीज को हम कट कर रहे हैं। ट्रीज क्या करते हैं? अपने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, लेकिन और साथ में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बनाए रखते हैं। लेकिन जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो ये लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, व्हीकल से रिलीज हो रहा है, अदर एक्टिविटीज से रिलीज हो रहा है। तो सिर्फ रिलीज ही रिलीज हो रहा है, कहीं पे भी इसका कंजप्शन नहीं हो रहा है, तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा। और इसका लेवल बढ़ने की वजह से ये एब्जॉर्प्शन, ये ट्रैपिंग बढ़ती जाएगी, और ट्रैपिंग बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लेशियर आइस पे। ग्लेशियर आइस जो है वो मेल्ट होने लगी है, जो कि बहुत ही रिस्की है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब जब इतने सारे एडवर्स इफेक्ट एयर पोल्यूशन के आ रहे हैं तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो व्हीकल्स है उसके यूजेस को कम करना चाहिए। हमें कहीं पे भी शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो वी कैन गो बाय वॉक, हम वॉक करके भी जा सकते हैं, हम बाईसाइकिल का यूज कर सकते हैं, हम रिक्शा का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे व्हीकल्स का यूज नहीं करना है जिसमें पेट्रोल डीजल्स यूज होते हो या फिर उनका कंप्लीट कंबस्शन जिसमें नहीं होता हो। व्हीकल्स के यूज को कम करने के साथ साथ हम व्हीकल्स में पेट्रोल एंड डीजल इन फ्यूल्स की जगह पे CNG को यूज करें, अनलेडेड पेट्रोल को यूज करें। अनलेडेड पेट्रोल क्या होता है? जिसमें लेड नहीं होता है। लेड एक मेटल है जो कि पेट्रोल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जिसका कंप्लीट कंबस्शन नहीं होने की वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है और एयर पोल्यूशन होता है। तो हमें अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए, या फिर हमें
ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी का यूज करना चाहिए, बिकॉज इसका कंप्लीट कंबस्शन होता है जो कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा हमें जनरल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए, ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पोल्यूशन को रिड्यूस करने के स्टेप्स लेने चाहिए। इसके अलावा हमें फ्यूल्स के जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके ऑल्टरनेटिव्स का यूज करना चाहिए, जैसे हम पेट्रोल और डीजल का यूज ना करके सोलर एनर्जी से व्हीकल्स को चलाना स्टार्ट करें, विंड एनर्जी का हम यूज करें, इसमें थर्मल पावर प्लांट में हम कोल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो उस कोल को यूज करने के अलावा इसका कोई अल्टरनेटिव हम निकाल लें, हमें जिसकी वजह से हमें फॉसिल फ्यूल ना यूज करना पड़े। इसके अलावा जितना हो सके ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, ये सबसे बड़ा और इफेक्टफुल एफर्ट है जिसे हमें करना चाहिए। इसके अलावा हमें वन महोत्सव को सेलिब्रेट करना चाहिए। वन महोत्सव में क्या होता है कि जितने एक जंगल में पेड़ होते हैं ऑलमोस्ट उतने प्लांट जो है, उतने ट्रीज जो है हम प्लांट करें, तो इस तरह से हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, वाटर पोल्यूशन क्या है? जिस तरह से एयर में सब्सटेंसेस अनवांटेड कंटेमिनेटेड सब्सटेंसेस ऐड हो रहे थे और एयर को पोल्यूट कर रहे थे, उसी तरह से जो सब्सटेंसेस जो कंटेमिनेटेड अनवांटेड सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूटेंट्स। वाटर पोल्यूशन क्या है? जिस तरह से एयर में अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स होकर एयर को पोल्यूट कर रहे थे, उसी तरह से जो सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स होकर उसकी क्वालिटी को, उसके टेस्ट को, उसकी स्मेल को चेंज कर देते हैं, लो कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन। और उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। ओके, तो वाटर पोल्यूशन के रीजन क्या है? इसके भी काफी रीजन है, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, हम इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट है उसको डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर देते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, या फिर नेचुरल अगर हम बात करें कि कोई फ्लड आई है, उसके साथ में सोइल वाटर में मिक्स हो गई, वाटर बॉडीज में चली गई, तो वाटर पोल्यूट हो गया। तो इस तरह से काफी रीजंस है जो कि वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। वाटर पोल्यूशन तो एक बड़ी टेंशन है ही। इसके साथ साथ वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज होने के साथ साथ उसका यूज भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर की स्कार्सिटी हमें देखने को मिल रही है। और आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही डिमांड्स बढ़ती रही, ऐसे ही यूजेस बढ़ते रहे, तो वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी, बहुत ही ज्यादा कमी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि पानी पोल्यूट कैसे होता है, वाटर कैसे पोल्यूट होता है। तो जब भी हम क्या करेंगे, कोई अनवांटेड सब्सटेंस, कोई गार्बेज है, हमने उसको वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा, वाटर पोल्यूट हो जाएगा। इसी तरह से जब इंडस्ट्रियल वेस्ट या फैक्ट्री वेस्ट जब वाटर बॉडीज में डिस्पोज होगा तो क्या होगा? वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटीज में गार्बेज हम पानी में डालेंगे, अनट्रीटेड सीवेज को हम वाटर में डिस्पोज करेंगे, या फिर डेड बॉडीज को डायरेक्ट पानी में डाल देंगे, तो क्या होगा? ये सब भी क्या करेंगे? एयर पोल्यूशन को कॉज करेंगे। इसके अलावा बहुत ही बड़ा रीजन है कि हम देखते हैं रूरल एरियाज में या फिर सिटीज में भी काफी जगह पे क्या होता है कि लोग वाटर बॉडीज में बेथिंग करते हैं, पानी में नहाते हैं। इसी के साथ में वहां पर अपने क्लोथ्स भी वॉश करते हैं, अपने जो उनके कैटल्स हैं उन सबको वाटर बॉडीज में बेथिंग करवाते हैं। तो वो सब क्या है? वो वाटर पोल्यूशन के कारण है। पानी क्या है? उनकी वजह से पोल्यूट होता है। अगर हमने रिवर गंगा की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात चल रही है, तो गंगा रिवर क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर्स। क्या है? गंगा जो है, जो जितनी भी पोल्यूटेड रिवर है उनमें से गंगा एक है। क्यों है? हम देखते हैं कि बिलियंस ऑफ पीपल गो देयर, बहुत बड़े नंबर में लोग वहां जाते हैं, वहां पे बेथिंग करते हैं उस पानी में,
हम देखते हैं कि लैंप्स को लाइट करते हैं, यानी दिए जलाते हैं उस पानी में, उसी में तैरा देते हैं, फ्लोट करवा देते हैं। और कुछ पॉलिथीन्स वगैरह में वो सामान लेके आते हैं, वो भी डायरेक्ट उसी में डाल देते हैं। तो क्या होता है, वहां से तो वो फ्लो कर जाएंगे वो मटेरियल, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर तो एक्यूमुलेट होंगे, और एक्यूमुलेट होंगे तो क्या करेंगे, वो पानी को पोल्यूट करेंगे। यही रीजन है कि गंगा जो है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड रिवर में से एक है। तो इस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था। गंगा एक्शन प्लान को 1985 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि गंगा रिवर में से पोल्यूशन को कम किया जाए। लेकिन ये तो काम नहीं किया, ये मिशन तो फेल हो गया। इसके बाद में क्या आया, एनएमसीजी लॉन्च किया गया। एनएमसीजी क्या था, नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा। इस मिशन का क्या एम था, इसका एम था कि गंगा में से पोल्यूटेंट्स को हटाना, उसका था पोल्यूशन को कम करना। पोल्यूशन को कम कैसे करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे या फिर उसकी थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर देंगे, उसके पार्टिकल्स को हटा देंगे। लेकिन इसमें क्या था, क्लीनिंग गंगा मीन्स उसमें जितने भी पोल्यूटेंट्स है उसको हटाना और रिवर्स को साफ करना, ये इस मिशन का एम था। तो ये आज भी कंटिन्यू है ये वाला प्लान। इसके अलावा अगर हम पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन की, तो इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का रोल है वाटर पोल्यूशन के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज से जो भी केमिकल वेस्ट रिलीज होता है उसको डायरेक्ट वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर दिया जाता है, जो कि वाटर पोल्यूशन कॉज करने का सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका इफेक्ट क्या होगा, सोइल, वाटर पोल्यूशन है तो इससे सोइल भी इफेक्ट होगी। कैसे होगी, हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल वेस्ट को वाटर में डिस्पोज कर दिया, वाटर में डिस्पोज कर दिया, क्या होगा, वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा। अब जब उस वाटर को हम इरिगेशन के लिए फील्ड्स में सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर सोइल तक पहुंचेगा, और क्योंकि उसमें केमिकल्स है तो वो क्या करेंगे, सोइल की क्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, डिग्रेड करेंगे। इसी के साथ में ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी पोल्यूट होता जा रहा है। वाई, बिकॉज हम क्या करते हैं, क्रॉप को अच्छी प्रोटेक्शन देने के लिए वीडीसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ये वीडीसाइड एंड पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, सोइल में मिक्स हो जाते हैं, और सोइल में मिक्स होने के बाद में, क्योंकि सोइल का पानी क्या होता है, ग्राउंड में सीप करता है, ग्राउंड में जब सोइल का पानी सीप करेगा तो साथ में ये केमिकल्स भी सीप कर जाएंगे, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाएगा। तो ना सिर्फ वाटर बॉडीज का पानी, इवन ग्राउंड वाटर भी क्या है, पोल्यूट होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर पानी इतना पोल्यूट हो जाएगा और हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हमने उस कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक कर लिया तो हमें बहुत सारी डिजीज लाइक डायरिया, कोलेरा, इन्फेक्शंस, ये जॉन्डिस, ये सब क्या होगी, ये डिजीज कोज होंगी, हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके लिए पोर्टेबल वाटर का यूज करना चाहिए। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, अ वाटर which is suitable for drinking, that is called potable water. Potable water, water which is सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ये पोर्टेबल वाटर हम कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे इसको प्राप्त रिसीव कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ मेथड्स है कि वाटर को प्योरीफाई करना चाहिए, वाटर का प्योरिफिकेशन करना चाहिए।
प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं हम इसके लिए फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। फिल्टर्स क्या करते हैं, फिल्टर्स में जो वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज होती है उसको रिमूव करके हमें प्योर वाटर प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हम बॉइलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। बॉइलिंग से क्या करते हैं, बॉइलिंग में क्या होता है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है और जब वाटर टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, जर्म्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं और वाटर जो है वो हमें प्योर मिलता है। तो हम कुछ ऐसे मेथड्स है। इसके अलावा हम क्लोरीनेशन यूज कर सकते हैं। क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन क्या है, वी हैव स्टडीड अबाउट इट इन आवर 7th क्लास। क्लोरीनेशन क्या है, जब हम वाटर में क्लोरीन टेबलेट्स को मिक्स करते हैं उसकी प्योरिफिकेशन के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन से वाटर को प्योर किया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड्स है जिनसे हम पोर्टेबल वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वाटर को तो हमने ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल बना लिया, पोर्टेबल वाटर तो हमने ले लिया, लेकिन इसके साथ साथ हमें वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के कुछ आइडियाज भी आने चाहिए। तो वो आइडियाज क्या है, उसके लिए सबसे बड़ा क्या होता है कि वाटर बॉडीज में जो भी हम पानी डालते हैं या केमिकल्स डालते हैं उसको नहीं डालना चाहिए। हाउ टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन को कैसे कम करें। तो इसके लिए सबसे पहला एफर्ट है या पहला जो आइडिया है वो ये है कि जो हम इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स डालते हैं पानी में, केमिकल से मिला हुआ पानी डालते हैं या सॉलिड वेस्ट डालते हैं, उसको बिना ट्रीट किए हुए पानी में नहीं डालें। मीन्स उसमें ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, सॉलिड वेस्ट है, सिल्ट है, उन सबको रिमूव करके फ्रेश वाटर बॉडीज में डालना। इसके लिए हम क्या करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को अप्लाई करते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं, इसमें 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में बार स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें क्या करते हैं कि कुछ चैम्बर्स बने होते हैं उस प्लांट में, उस मशीन में, एज ए मशीन होती है ये, कि उस मशीन में 4 चैम्बर्स बने होते हैं। पहले चैम्बर में क्या होता है कि उस पानी को, जो हमारे पास गंदा पानी आया है, चाहे वो फैक्ट्री से आया है, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से आया है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जो सॉलिड वेस्ट है, जो बड़ा कचरा है, उसको हम अलग करेंगे। ओके, उसको उसी चैम्बर में रख लिया। अब वो पानी नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा। नेक्स्ट चैम्बर में उस पानी में क्या होगा, कुछ सिल्ट वगैरह होगी, कुछ सैंड होगी, उस सैंड को हम वहीं पे डालेंगे। सेडिमेंटेशन होगा उसका। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी ऊपर रह जाते हैं। तो अब डस्ट पार्टिकल्स जब सेडिमेंटेशन से नीचे बैठ गए तो थर्ड में जाएंगे। थर्ड में क्या आता है, उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज है, उसको हम रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद में उसमें क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीन की टेबलेट्स डाली जाती है जो कि वाटर को प्योर करने का काम करती है। तो वाटर प्योर हो गया। अब उसको हम क्या करेंगे, रिवर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देंगे या फिर उनको पाइपलाइंस के थ्रू जहां पे भी सप्लाई करना है उसको सप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम करना, यूज को कम करना, जितना पानी हमें नीडेड है हम उतना ही पानी यूज करें। अगर मैं कहूँ कि हमें ब्रश करना है तो वाइल ब्रशिंग हम उस टैप को ओपन नहीं रखें, पानी उसमें से नहीं गिरने दें। जितना हमें नीड है हम टैप को चलाएंगे, पानी लेंगे और उसको बंद कर देंगे। इतना ही हो सकता है रिड्यूस में। रीयूज में मीन्स हमने पानी को एक काम के लिए यूज किया, अब उसी पानी को हम दूसरे काम के लिए यूज करें। कैसे होगा, किस में यूज करेंगे, क्योंकि पानी तो हम कैसे यूज कर सकते हैं रीयूज,
तो हम कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने वेजिटेबल्स को वॉश किया, अब वो पानी क्या हुआ, वो पानी आया मेरे पास में, वेजिटेबल को मैंने वॉश कर लिया, उस पानी को मैंने नहीं गिराया, मैं उसको कहाँ यूज करूंगी? मैं उसको वाटरिंग मेरे गार्डन में यूज कर सकती हूँ, मैं प्लांट्स को पानी दे सकती हूँ, वही पानी दे सकती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ हार्म नहीं होगा प्लांट्स को। ठीक है। उसके बाद में रिसाइकिल की अगर हम बात करें तो इट मीन्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम कर सकते हैं कि हमने फैक्ट्रीज में पानी को यूज कर लिया, इंडस्ट्री में पानी को यूज कर लिया, उस पानी में क्या हुआ, केमिकल्स मिक्स हो गए, कुछ वेस्ट मिक्स हो गया। अब उस वेस्ट का, उस पानी का जब हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो उस पानी को हम फिर से यूज कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, पानी का रिसाइकिल कर लिया। सो इस तरह से हम वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। With this, our chapter is completed. I hope you have understood it very well. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.